चैनल पे एक बार आपका फिर स्वागत है। मैं आपका मित्र ताज और आज हम बात करने वाले हैं बाल विकास और शिक्षण शास्त्र में एक महत्वपूर्ण टॉपिक जो सीईटी में से क्वेश्चन बनते रहे हैं और आगामी एग्जाम में भी क्वेश्चन इससे बनेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। हम लोग आज बात करने वाले हैं वाइगोत्स्की का सिद्धांत। जी हाँ दोस्तों, आप जानते होंगे सामाजिक और सांस्कृतिक अंतःक्रिया का सिद्धांत जो वाइगोत्स्की साहब ने दिए थे। तो इनके माध्यम से हम पढ़ने वाले आखिर बच्चों का विकास जो सामाजिक स्तर से किस प्रकार से होता है और बच्चों के विकास में समाज की क्या भूमिका होती है, उन्होंने इस पर बल दिया है। आइए हम इस चीज़ को पढ़ते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि आखिर इन्होंने अपना जो सिद्धांत दिया वो किस पर आधारित। देखिए, संज्ञानात्मक की बात आता है तो संज्ञानात्मक विकास की बात करें तो जीन पियाजे का प्रमुख नाम आता है। उनमें से एक नाम इनका भी है जो संज्ञानात्मक विकास के क्षेत्र में भी काम किए हैं। तो वाइगोत्स्की ने अपना संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में समाज व सांस्कृतिक पर अत्यधिक बल डाला है। यानी कहने का मतलब है इन्होंने सबसे ज़्यादा प्राथमिकता जो बच्चों के संज्ञानात्मक विकास पर दिया है, यानी कॉग्निटिव डेवलपमेंट पर दिया है। उनका कहना था कि समाज और संस्कृति का उस पर सबसे ज़्यादा महत्व होता है और उन्होंने इस पर क्या दी है, प्राथमिकता भी दी है। यही कारण है कि उनके सिद्धांत को सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत भी कहा जाता है। आमतौर पर पहले बता दी, इनके सिद्धांत को ही सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत कहा जाता है। और वाइगोत्स्की ने सामाजिक कारक व भाषा को महत्वपूर्ण मानते हैं तथा शिक्षक व वयस्क की भूमिका को भी स्वीकारते हैं। यानी उनके कहने का मतलब हुआ कि बच्चों के विकास में समाज और भाषा दोनों महत्वपूर्ण है और शिक्षक और वयस्क यानी उससे जो बड़े हैं, एडल्ट हैं, उनकी भी भूमिका बच्चों के विकास में है। उस चीज़ को इन्होंने वरीयता दिया है। इनका कहना क्या था, इनका मानना है कि सहयोगात्मक अधिगम भी एक अत्यधिक महत्वपूर्ण है। यानी सहयोग करना, अगर बच्चे को हम कोई कार्य कर रहे हैं, बच्चे असफल हो रहे हैं या उसमें समस्या अगर क्रिएटेड कर रहे हैं तो वहाँ पर भी अगर उसको हम सहयोग करते हैं तो भी विकास में, बच्चों के विकास में क्या है, मतलब फ़ायदेमंद है। वाइगोत्स्की के बारे में और बात करें तो वाइगोत्स्की ने कहा है कि संज्ञानात्मक विकास एक अंतः व्यक्तित्व यानी इंटरपर्सनल सामाजिक परिस्थिति में संपन्न होता है जिसमें बालक को अपने वास्तविक विकास का असर अर्थात जहाँ वे किसी के मदद यानी किसी के मदद के बिना मदद के स्वयं कोई कार्य कर सकते हैं से अलग उनके संभाव्य विकास का असर अर्थात जहाँ वे किसी की सहायता प्राप्त कर कोई कार्य को कर सके की ओर ले जाते हैं। कहाँ के ले जाते हैं, कहने का मतलब हुआ कुछ क्षेत्र ऐसे होते हैं जहाँ बच्चे अपने समस्या को स्वयं हल कर पाते हैं और कुछ ऐसे प्रॉब्लम क्रिएटेड होते हैं जहाँ पर वो वयस्क यानी अपने से बड़ों की यानी शिक्षक हो या उससे बड़े जो भी होगा उनकी सहायता से वो उस कार्य को सफल कर पाते हैं। ये चीज़ दोनों बात किया। अब देखिए, अब इसके बात कर रहे हैं इन दोनों के बीच के अंतर को वाइगोत्स्की ने समीपस्थ विकास का क्षेत्र यानी जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट और जेडपीडी। देखिए, अगर बात करें अगर वाइगोत्स्की के तो सबसे ज़्यादा आपसे जेडपीडी से और आपका ये स्कोफेल्डिंग यानी स्कोफेल्डिंग जिसको हम लोग कहते हैं, जिसको हम लोग पार बांधना, आई थिंक पार बांधना कहते हैं या ढांचा निर्माण कहते हैं, जिसको स्कोफोल्डिंग कहते हैं, उससे क्वेश्चन बनते हैं। तो आमतौर पर बात करेंगे अगर कोई वयस्क है, भले कोई बच्चे अगर कोई कार्य कर रहे हैं, अगर कुछ कार्य को कर लिए हैं, स्टार्टिंग में कर लिए हैं और कुछ कार्य उसका बचा हुआ है, अगर उस कार्य को बच्चे पूरा कर लेते हैं तो क्या होता है, उस कार्य पूरा उसका सफल हो जाता है। तो यानी जो पहले किए हुए हैं और जो बचा हुआ है और जो अंत में होने वाला है, उसके दोनों के बीच में शुरुआत में और अंत के बीच में जो स्पेस बचा हुआ है जहाँ बच्चे कार्य नहीं कर पाते, जैसे हम देखेंगे, हम यहाँ पर बताने का प्रयास करते हैं। जैसे देखे, जैसे ये यहाँ पर बच्चे कर लिए हैं, 3 गो गोल है, सपोज मानिए ये गोल ये है, ये एक है और ये है। बच्चा यहाँ तक पहुँच गए हैं और यहाँ पर आपकी मदद चाहिए, यहाँ पर आपकी मदद चाहिए। अगर आप बच्चे को मदद करते हैं तो बच्चे यहाँ तक पहुँच जाएंगे। तो ये जो स्पेस जो बचेगा ये समीप, इसी को हम लोग कहते हैं जेडपीडी। क्या कहते हैं इसको, जेडपीडी, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट कहते हैं, जिसको हम लोग समीप विकास का क्षेत्र भी कहते हैं। जहाँ बच्चे को वयस्क की मतलब सहायता की जरूरत पड़ती है, यहाँ हम लोग टीचर एज ए टीचर उसको सपोर्ट करते हैं कि आप इस प्रकार से इस कार्य करेंगे तो सफल हो जाएंगे, तो वही जेडपीडी कहलाता है। ठीक है। और हाँ, अगर यही पूछा जाए शिक्षक के लिए जो एडल्ट जो उनको साथ दे रहे हैं, जो सहयोग दे रहे हैं, तो उनका क्या होगा, तो वो उनका क्या होगा, हेल्प करना होगा या सहयोग देना होगा। अब बच्चों के लिए क्या माना जाएगा, उस एरिया को जहाँ पर हमने उसकी मदद से कवर किया है, उस एरिया को हम लोग समीप विकास क्षेत्र कहते हैं, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट कहते हैं। एक आता है पार्ट बांटना, जिसको हम इसको फोल्डिंग कहते हैं। इसका मतलब होता है हम स्टार्टिंग में उसको सहयोग करते हैं। जैसे आमतौर पर कोई बालक अगर साइकिल चलना सीखता है तो हम स्टार्टिंग में क्या करते हैं, आपके पिता हो या माता हो या बहन हो या भाई हो, आपको सहयोग किए होंगे, स्टार्टिंग में क्या किए होंगे, सहयोग किए होंगे, वो आपको पीछे से पकड़े होंगे क्लियर और आप आगे उम्र चलाए होंगे। कुछ दिन 2
2-4 दिन किए होंगे, उसके बाद आपको छोड़ दिए होंगे, फिर आपने क्या हो गया, अपने आप चलने लगे। बार बार आपको मम्मी पापा सहारा नहीं दे रहे हैं। जैसे बच्चे को आपने एक बार अ लिखना सिखाया, बच्चे को क्या किया, आपने एक मरते अ लिखना सिखाया, क्या उसको बार बार हमेशा अ लिखना सिखाते हैं? नहीं सिखाते। मतलब एक मरते आपने सहयोग दिया, वो आपका खत्म हो गया, दोबारा देने की सहयोग नहीं, वो आपका क्या होता है, अस्थायी हो जाता है। मतलब एक मतलब दिया, वो खत्म हो गया। ठीक है, तो उसी को हम बोलते हैं पाठ बांधना, जिसको फोल्डिंग बोलते हैं। अब आगे बात करेंगे। बाइगोट्स्की का मानना था कि भाषा व चिंतन दोनों का विकास अलग अलग होता है। बाद में कार्य करने के लिए दोनों मिल भी सकते हैं, लेकिन संभावना कम है। परंतु बिना भाषा के चिंतन नहीं किया जा सकता है। उन्होंने ही भाषा की अवस्थाओं के बारे में बताया जो निम्नलिखित। देखिए, आमतौर पर अगर भाषा की बात करें तो भाषा विवाद में बहुत ज़्यादा लोगों ने अपना अपना मत रखा था। इनका कहना था कि पहले चिंतन है, भाषा और चिंतन दोनों मतलब अलग अलग है। और एक बात उन्होंने कहा कि हो संभव भी है कि दोनों एक साथ आ जाए। इनका कहना था कि पहले क्या आता है, पहले इनका कहना है कि पहले चिंतन आता है और फिर भाषा आता है। मतलब हम पहले सोचते हैं, तब चिंतन आता है, चिंतन करते हैं, फिर हम भाषा के माध्यम से उसको प्रस्तुत करते हैं। यानी कहने, परंतु बिना भाषा के चिंतन ही नहीं होता है। यानी हम जब तक अब क्या सोच रहे हैं, नहीं सोच रहे हैं, जब तक उसको भाषा में प्रकट नहीं करते हैं तो उसको पता ही नहीं चलता कि हम क्या सोच रहे हैं। इनका कहना था, किनका कहना था, बाइगोट्स्की का कहना था कि पहले भाषा है, तब जाके चिंता है। लेकिन अब अलग अलग मत सबके हैं, लेकिन इन्होंने जो प्राथमिकता दिया उसे हम आपको बता रहे हैं। इनका का नाम था कि भाषा पहले है, फिर चिंतन है। क्योंकि हम अगर हम जो चीज़ माइंड में सोच रहे हैं, उस चीज़ को प्रस्तुत जब हम करेंगे भाषा के माध्यम से, तब अगला आदमी को समझ में आएगा कि आपके मस्तिष्क में क्या चल रहा है। तो इन्होंने क्या किया, परंतु भाषा के बिना संभव नहीं है। अब भाषा उन्होंने क्या बात, एक आपका सहज क्रिया जैसे नेटिव स्टेज की बात करें तो इन्होंने इसमें क्या कहा है, इस अवस्था में बालक कोई भी शब्द धीरे धीरे आराम और आसानी से सीख लेता है। इसमें कोई चिंतन नहीं करता है कि वह क्यों कर रहा है। इस अवस्था में अधिगम कराने के लिए चित्र का प्रयोग किया जाता है, यानी आमतौर पर चित्र का प्रयोग किया जाता है। यानी पहला जो स्टेज इन्होंने बताया है सहज यानी नेटिव स्टेज की बात करें तो इस अवस्था में बच्चा धीरे धीरे शब्द को सीख लेता है बिना चिंतन, यानी कोई चिंतन नहीं करता है आखिर इसका क्या भावार्थ होगा, इसके क्या अर्थ है, इसके क्या प्रयोग होंगे। बिना किसी अर्थ के, बिना किसी चिंतन के वो सहज रूप से उसको सीख लेते हैं और चित्र के माध्यम से ज़्यादा सीखते हैं। और फिर अहम केंद्रित भाषा की बात करें तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कि किसी क्वेश्चन पूछ लेते हैं। देखिए, इस अवस्था में वो अपने आप को महत्वपूर्ण समझता है और अपनी बातों को दोहराते रहता है। यानी कहने का मतलब जो हुआ अहम केंद्रित की बात क्या है, इसमें बच्चे क्या करते हैं, इस अवस्था में बच्चे अपने आप में क्या होते हैं, मतलब अपने आप में ही वरीयता देते हैं। मतलब हर चीज़ में वो अपने आप को देंगे। अगर बात करें, अगर एक घर में ही बच्चे रहते, देखिए आमतौर पर बच्चे की बात करें, अगर छोटे बच्चे होंगे तो वो पूरा आइसक्रीम अपने खाएगा। मतलब वो बीमार क्यों नहीं पड़ जाए, मतलब वो सब चीज़ में चाहेगा कि सब चीज़ मेरा हो जाए। खिलौना अगर छोटा भाई है, बड़ा भाई अगर 2 खिलौना आया हुआ है तो वो प्रयास करेगा कि पूरा खिलौना मेरा ही हो जाए। ऐसी उसके अंदर भावना होती है, उसी को हम अहम केंद्र कहते हैं। और अपनी बात को वरीयता देगा, अपनी बात को बार बार रखेगा, दोबारा रिपीट करेगा, दोबारा रिपीट करेगा। ऐसे बच्चे में आप प्रवृत्ति देखते होंगे आमतौर पर। फिर आंतरिक भाषा की बात करते हैं कि इसी को हम लोग इनर स्पीच भी कहते हैं, इसको प्राइवेट स्पीच भी लोग कह देते हैं, है कि नहीं है। देखिए, आत्मनियमन के लिए भाषा का प्रयोग किया जाता है। मतलब अपने आप के नियम, जो अपने आप की जो समस्या है उसको समाधान के लिए वो आत्मनियमन का ही प्रयोग करते हैं। आगे बात करेंगे, उसी में और जोड़ते हैं। देखिए, बालक जो है मन मन में पढ़ते रहते हैं, मन में पढ़ते रहते हैं। बालक जो है ना अपने आप में, मतलब अंदर ही वो पढ़ते रहते हैं। मतलब अपनी बातों को, यानी कोई समस्या उसको रिपीट करते रहते हैं। इसी को प्राइवेट स्पीच भी कहते हैं। प्राइवेट स्पीच की चर्चा किसने किया है, बाइगोट्स्की साहब ने किया है। बालक मन में क्या करते हैं, पढ़ने लगता है तथा सोचने लगता है। मतलब अपने मतलब सोचने की प्रवृत्ति उसके अंदर होती है उस स्टेज में। बाइगोट्स्की ने चिंतन के लिए निम्न अवस्था बताई। अब चिंतन के लिए उन्होंने क्या किया, पहला किया है कि एक ही वस्तु को इकट्ठा करना, यानी सेम वस्तु को हम क्या करता है, इकट्ठा करता है। एक ही वस्तु को इकट्ठा करना, एक जैसी वस्तुओं को इकट्ठा करता है और अन्य से भिन्नता स्थापित करने का ज्ञान प्राप्त कर लेता है। यानी वो जो समान आकृति के या समान वेट के या समान रंग के है, उस चीज़ को बच्चे वहाँ पर छांटना शुरू कर देते हैं। फिर सृजनात्मक की बात करें, यानी हम थिंकिंग एज अ क्रिएटिविटी की बात करें तो यहाँ बच्चे क्या करते हैं, यानी कहने का मतलब सृजनात्मक रूप से चिंतन की बात किया, अपने तरफ से भी कुछ चीज़ों को जोड़ता है और प्रत्यक्षीकरण करता है। यानी कहने का मतलब कुछ नया करने की उसके अंदर क्षमता हो जाता है। फिर हम संप्रदायात्मक चिंतन की बात करें अगर हम संप्रदायात्मक की बात करें तो यहाँ पर भी उन्होंने क्या करते हैं कि बच्चे एक कॉन्सेप्ट को दूसरे कॉन्सेप्ट में क्या करते हैं, वो जोड़ना प्रारंभ करते हैं। मतलब जो उसके पास पूर्व में ज्ञान है या उसके नवीन ज्ञान, उसमें समन्वय स्थापित करते हैं और उसके अकॉर्डिंग क्या करते हैं, वो पहले की अवधारणा को नया अवधारणा के साथ में समायोजन करते हैं। ठीक है, और उत्तर देने का प्रयास करते हैं। और उत्तर देने के लिए भाषा कितना जरूरी है वो आप जान भी करते हैं, क्योंकि अगर हम जो भी चीज़ जानते हैं लेकिन जब तक उसको भाषा के रूप में व्यक्त नहीं कर पाते हैं तो हमारा कोई भी अर्थ नहीं रह जाता है। बाइगोट्स्की की बात करें, थोड़ा सा इसमें नोट्स में बात करें तो बाइगोट्स्की का अधिगम सिद्धांत भी समाज संस्कृति
समायोजन को भी महत्वपूर्ण माना है, एडजस्टमेंट को भी महत्वपूर्ण माना है। जैसे कोई समाज में रहता है तो समाज के क्रियाकलाप उसके सभ्यता के साथ में अपने आप को एडजस्टमेंट करता है, तब जाके वो सामाजिक प्राणी बनता है। तथा कहा है कि समायोजन के लिए महत्वपूर्ण अधिगम होता है, यानी अधिगम जब आप करेंगे तब जाके उससे आप अपने आप को समायोजन स्थापित करेंगे। वाइगोत्स्की खेल को महत्वपूर्ण मानते हैं, कहते हैं कि यह बालक के संज्ञानात्मक, संवेदनात्मक तथा सामाजिक विकास के लिए आवश्यक है, क्योंकि खेल व्यवहार को संगठित करता है तथा आत्मनियंत्रण के विकास में भी सहायक सिद्ध होता है। यानी कहने का मतलब उन्होंने खेल को भी महत्व माना, क्योंकि खेल से बच्चों का शारीरिक और मानसिक और सामाजिक भी होता है। सामाजिक कहने का मतलब उसके अंदर एक साथ रहने की भावना विकसित होती है। तो ये तमाम चीज़ों को उन्होंने क्या माना है, वरीयता दिया है। तो आई होप कि आप सामाजिक अधिगम के सिद्धांत वाइगोत्स्की से पूर्णतः अवगत होंगे। अगर आप कोई भी तरह के प्रॉब्लम होगा तो कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। जब नेक्स्ट वीडियो में आएंगे जैसे आगे बात करेंगे, तब तक लेते हैं मुझे जय हिंद, जय भारत।